हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं इस टेस्ट सीरीज में। सेकंड लेक्चर तो इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। आज ज़्यादातर हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और इस चैप्टर के समराइज करेंगे हम। लास्ट लेक्चर में आप सबको पता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन करके मजा भी आया होगा आप लोगों को। आज उसी लेवल के कुछ और क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। रीनीट हो रहा है बच्चों, है ना। हम अपने आप पे विश्वास बनाते हुए, अपने आप पे विश्वास रखते हुए और आगे बढ़िए। और डेली आप बस इतना एनालिसिस कीजिए कि मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। एक पेपर पहले था जिसने आपको ये बता दिया है कि इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। अब डेली आपको एनालिसिस करना है कि मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। पूरे दिन भर में शाम को सोते वक्त एक चीज डिसाइड कीजिए कि पूरे दिन भर में मैंने क्या गलती करी है। पूरे दिन भर में मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को जो है उनकी मिस्टेक्स करी है। तो वो एनालिसिस जो है वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। गलतियों से जो इंसान सीखेगा वही इस पेपर में सिलेक्शन लेके जाएगा। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि गैलियम और जेड इफेक्टिव ऑफ गैलियम, ये एल्यूमिनियम है यहाँ पे, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। तो कैल्शियम और फिर आता है गैलियम और फिर आता है एल्यूमिनियम। आप अगर इसमें गौर फरमाएंगे तो आपको पता ही होगा कि नीचे जाने पर इधर भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है और इधर भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है। इस साइड में भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है अपना। दैट्स वाई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इसीलिए जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। मतलब गैलियम का जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा और गैलियम वाले को इसने ए बोल रखा है। तो ए अगर मैं इसको कंसीडर करते हुए चलूं अपना, तो ये ए हो गया, तो ये सी दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। मतलब ए जो है वो बी से भी ग्रेटर देन है और ए जो है वो सी से भी ग्रेटर देन है। दो ऐसे चीजें देखने को मिलने वाली है। तो इसका फर्स्ट भी सही हो गया और सेकंड भी सही हो गया और बोथ ए एंड बी जो है वो आंसर फोर्थ हो गया इसका। तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ आएगा। बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इसमें आप लोगों का, विच ऑफ द फ्लोइंग केस द साइज रेशियो इज मिनिमम। किस में साइज रेशियो मिनिमम है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। आप चेक कीजिएगा जरा एक बार इसमें। तो साइज जो होता है सबको पता है, साइज जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो जेड इफेक्टिव अपना होता है वो जेड बाय ई रेशियो होता है। क्या होता है? जेड बाय ई रेशियो, मतलब प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो होता है। तो मैं यूं कह सकता हूं जिसका प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसका साइज मिनिमम होगा। यस और नो? मिनिमम साइज पूछा है इसने अपन से, तो उसका साइज मिनिमम होगा जिसका रेशियो ज्यादा होगा। तो अगर अपन बात करें लिथियम की, तो लिथियम से बन गया Li माइनस और इसके लिए इसके जेड बाई ई का रेशियो 3/3 था और इसके लिए जो होगा वो 3/4 हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 1 2 ये 0.75 हो गया। 1 2 0.75। और ऐसे ही हाइड्रोजन और हाइड्राइड का बात करेंगे तो इसका जेड बाई ई रेशियो 1/1 था और इसका जेड बाई ई रेशियो जो था 1/2 था। मतलब जेड बाई ई रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया। मतलब जेड इफेक्टिव हाफ होने से साइज बहुत ज्यादा होता है, ये समझ लीजिए आप। जेड इफेक्टिव हाफ हो जाएगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। यूं ही फिर अगर अपन सोडियम की बात करें इसमें, तो जो सोडियम है, सोडियम जो माइनस में कन्वर्ट हुआ, ये माइनस है, तो ये 11/11 और ये 11/12 हो जाएगा इसका जेड बाई ई रेशियो, जो कि ये 0.91 के आसपास आंसर आ रहा होगा, है ना। तो ये 1 से 0.9, मतलब इसका जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। जिसका रेशियो सबसे ज्यादा है उसका साइज मिनिमम है, जिसका रेशियो कम है उसका साइज ज्यादा है। तो दैट मीन्स आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो ये बात पे डिपेंड करता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि NH2 की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो Np1 से ज्यादा होती है, ड्यू टू फुली फिल्ड स्टेबिलिटी बोल दो या फिर इसे क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस बोल दो, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोल दो, इन सब की वजह से। तो और ये वाली बात जो है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में अप्लाई केवल तभी की जाती है जब जेड डिफरेंस जो है एटॉमिक नंबर में वो 1 का हो। डिफरेंस कितने का हो? 1 का हो। 1 का डिफरेंस होगा तभी अपन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है जो मैंने आपको लिख के दी है कि यहां भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 4s2 होता है, आपको पता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 4p1 होता है। तो यहां इसे अपन अप्लाई कर सकते हैं, कैल्शियम में इसे अप्लाई कर सकते थे, कैल्शियम गैलियम के अंदर। तो यहां पे अगर इसे अप्लाई करेंगे तो जिंक का ही ज्यादा आएगा। फिर बात करते हैं मैग्नीज +2 और मैग्नीज +3, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3d4 होगा। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कॉपर +1 का 3d10 होगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, 3d5 की कि 3d4 की, 3d10 की कि 3d9 की। लेकिन आप एक गलती मत कीजिएगा इसके अंदर, और वो ये कि सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख के मत देखिएगा। ये एक ही एटम्स हैं और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज इंक्रीजेज। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोली थी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में या पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जो कि यही तो है, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डेफिनेटली मोर एनर्जी चाहिएगी, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिएगी। तो ये दोनों भी सही हैं क्योंकि ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस हैं। आप डेफिनेटली, मैं कह रहा हूं, नीट पेपर के अंदर इस बात का ध्यान रखना, जब कभी भी इससे कोई क्वेश्चन आएगा बच्चा सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे जाएगा और फिर आके माथा पकड़ेगा, फिर कहेगा कि मैंने सिली मिस्टेक कर दी। ये सिली मिस्टेक नहीं होती, ये ब्लंडर मिस्टेक होती है बच्चों। सिली मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होते रुक जाए तो इसे फिर ब्लंडर मिस्टेक कहेंगे ना। भी होते होते आपका सिलेक्शन जो है वो रुक गया, मतलब आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दी। जरूर आपकी मिस्टेक छोटी सी थी, लेकिन आपकी जो 1 साल की मेहनत है, 2 साल की जो मेहनत है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। तो इसे मैं तो अपने लैंग्वेज में ब्लंडर मिस्टेक्स कहा करता हूं। तो ऐसी मिस्टेक्स करने से बचें आप लोग, और आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। तो आप लोगों को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, सब लोग जानते हैं, क्योंकि साइज बढ़ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी। साइज इंक्रीज होने से ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है। दूसरी बात, फिर आपने इसने पूछा F- और Cl- की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का ऑर्डर। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कभी भी एनाइंस की ionization energy of monoatomic anions is always equal to the electron affinity of neutral atom. That means अगर किसी एनाइंस की आयनाइजेशन एनर्जी चेक करनी हो तो हम उसी के न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करते हैं, और वही ऑर्डर फिर इन दोनों का सेम ऑर्डर होता है। तो यहां पे आप लोगों को पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी की ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसीलिए, और एक बात और बता देते हैं आपको कि फ्लोरीन जो है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोराइड की और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि एनाइंस की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है न्यूट्रल एटम से या पेरेंट एटम से। तो ये भी बात सही है। तो इस बेसिस पे अगर आप इसे चेक करना चाहेंगे तो चेक कीजिए जरा कि क्लोरीन वाला, तो ये बात तो सेट बैठ रही है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये तो करेक्ट है। इसने इज करेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट है एक तो। इसे और चेक कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ आपको लिथियम, कार्बन, जिसके नीचे आता है सिलिकॉन, और फिर आता है इसी के जस्ट आगे सल्फर। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करेंगे तो 2s1 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p2 है।
हम लोगों ने, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 3p2 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3p4 है। हम सब ने ये बात डिसाइड कर रखी है पहले से, हम सब जो जानते हैं कि 2s1 वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 2p2 वाले की होती है, और 3p2 से ज्यादा एनर्जी जो है वो 3p4 वाले की होती है। ये बात जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये मैं क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बच्चों। किसका ऑर्डर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वाई? क्योंकि एनाइंस की आयनाइजेशन एनर्जी पूछी आपसे। एनाइंस की जब आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे अगर नहीं दिख रहा हो तो आपको, ये एनाइंस की आयनाइजेशन एनर्जी है। और फिर आपको बताया कि सेकेंड ग्रुप से ज्यादा थर्ड पीरियड की जो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होती है। तो ये ऑर्डर आएगा। तो देखिए इसमें भी यही ऑर्डर दे रखा है आप लोगों को, सबसे ज्यादा सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर कार्बन और फिर लिथियम। तो ये भी करेक्ट हुआ। फिर इस पे गौर फरमाते हैं, यहां भी आप लोग चेक करेंगे तो एनाइंस की आयनाइजेशन एनर्जी पूछिए। जब कभी भी एनाइंस की आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, एक बात अपने दिमाग में ध्यान लगा लो, फिट कर लो अपने माइंड में, कि जब भी एनाइंस की आयनाइजेशन एनर्जी पूछे हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाना है। कैटायन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाना है। ये बात ध्यान रखना। तो चलिए इसमें देखते हैं, चेक करते हैं कि नाइट्रोजन दिया हुआ है आप लोगों को। यहां से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आगे बोरोन है। हम सब लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन अपने पीरियड में सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि इसका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये वाला प्रोसेस तो एंडोथर्मिक होता है बच्चों, एंडो। बाकी चेक कर लेते हैं कि ये सही है क्या। तो अगर अब इनमें बात करेंगे तो एक सिंपल सा एक और मैं ऑर्डर बना के बता देता हूं आपको। ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक बेहद सुंदर डिजाइन में आपको मैं एक ऑर्डर बता रहा हूं। यहां से नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो रहने वाली है यहाँ पे। ये एक बेहद प्यारा सा ऑर्डर है, इसे ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन वाले को कार्बन पे और कार्बन वाले को नाइट्रोजन पे शिफ्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे चलना है लहरों की तरह, और लहरों की तरह चल के ही आगे बढ़ना है बस। और ऐसे ही अपने मुकाम पे पहुंच जाना है, मतलब नीट तक, नीट नहीं अब तो री नीट तक पहुंच जाना है आप लोगों को, और मेडिकल कॉलेज तक। चलिए, तो अगर इसमें देखेंगे तो सल्फर की, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा ही होती है, इससे आपको ऑर्डर पता चल जाएगा साफ साफ। तो ये वाला ऑर्डर आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इनके एनाइंस का ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का भी यही आएगा। दैट मीन्स आंसर जो है वो इसका फोर्थ हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड और आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड काफी नॉलेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेहद प्यारा सा दिया हुआ है, आप चेक कीजिए कि इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ए एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जो है, मतलब ए को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, ए प्लस में, और वो दी हुई है एक्स। और हमें दिया हुआ है कि इसी ए की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, वो दी हुई है वाई। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। और आप चेक कीजिएगा कि हम लोग ये बात जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। क्या हम ये बात जानते हैं? यस सर। और इसी के बाद हम लोग, क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि इसको सर ऐसे भी तो लिख दो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। जो प्रीवियस दो क्वेश्चन हमने किए हैं, दोनों में आपको पता चला होगा कि यही कॉन्सेप्ट काम में लिया है मैंने, कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस को मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए लिख सकता हूं।
तो जब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए तो दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक्स, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वाई, तो ये दिया हुआ है हमें एक्स और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है वो दी हुई है वाई। दैट मीन्स ये आंसर आएगा अपना आंसर फर्स्ट। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप करते रहिए। सॉल्यूशन के बाद हर क्वेश्चन इजी लगने लग जाता है बच्चों, लेकिन सॉल्यूशन से पहले आपका दिमाग कितना चल पाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप अकेले होंगे, एग्जाम हॉल का प्रेशर आप पे ही होगा, तो उस प्रेशर में ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले खुद करके देखें आप लोग, और फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें आप। इफ देर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज, अगर ये बोल रहा है स्पिन क्वांटम नंबर की 3 वैल्यू पॉसिबल, अभी तक आप लोगों को पता है कि इनकी सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल होती थी, एक तो प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। मैंने एक और ऐड कर दी है जिसमें 0 भी कर दिया है, मतलब इस बार एक ही। देखो अपन जब ये फील करते हैं, आपको पता है कि हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फील किया करते थे, एक प्लस हाफ वाला और एक माइनस हाफ वाला। अब एक और इलेक्ट्रॉन फील करना है, जो कौन सा है, 0 वाला। ऐसा पॉसिबल हो सकता, मतलब इसने बोला है ना इफ देर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज, अगर पॉसिबिलिटी होती तब की बात कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन आता, मतलब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते 3। और हमने कल ही ऐसा क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि कोई भी पीरियड 4s से स्टार्ट होगा, मतलब ns से स्टार्ट होगा, np पे खत्म होगा, और उससे पहले एक कम डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उससे एक कम मतलब 2f में, जो एग्जिस्ट नहीं करता तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, 3d में और 4p में। हमने प्रीवियस लेक्चर पे देखा है कि कैसे किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे वो बताएंगे हम, तो हम बताएंगे उनके सब शेल्स के बेस पे कि कौन कौन से सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं। अब यहां पे जनरली 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, लेकिन इस बार इसने बोला है कि 3 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं, 2 नहीं, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां फील करेंगे। यहां जनरली p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, क्योंकि पर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, देन 3 ऑर्बिटल हैव 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, ये कह रहा है कि 4s जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि एक ऑर्बिटल था, यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील करने हैं आपको 3। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 हैं, तो एक में अगर 3 फील करोगे तो 5 में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 15। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हैं वो 3 होते हैं, और एक में 3 फील करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 9। और यही हमने कल भी कहा था कि प्रत्येक एक नए इलेक्ट्रॉन के साथ एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई हमारे पास टोटल 27 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर यूं कहूंगा एलिमेंट जो हैं वो हमारे 4th पीरियड में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स इन टर्म्स ऑफ n+l लेवल बिटवीन 7s एंड 8p ऑर्बिटल्स। तो हमने बहुत पहले ये बात बता दी है आप लोगों को कि ns से कोई पीरियड स्टार्ट होता है, खत्म होता है वो np पे, उससे पहले एक कम d में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, उससे कम एक पहले, उससे एक कम f में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। अगर आगे इन फ्यूचर और अगर एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो डेफिनेटली ब्लॉक इतने ही नहीं रहेंगे, ब्लॉक्स भी और आएंगे, सब शेल्स भी और आएंगे, और सब शेल्स के साथ साथ फिर ब्लॉक्स नए नए हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम ये कहेंगे कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, जैसे n-3 कोई भी आप नाम दे सकते हो, spdfg, है ना, तो इसे g नाम दे दिया अपन ने। फिर n-4h, है ना, इस तरीके से n-4h भी इसमें जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 7s में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए अपना 4f में, फिर जाना चाहिए 5d में, फिर जाना चाहिए
7s के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो जाना चाहिए अपना 5f में, एक कम, दो कम करके f में, क्योंकि 4g कुछ होगा नहीं, अभी 5G का जमाना है ना, तो 5G आएगा इन फ्यूचर, क्योंकि s स्टार्ट हो गया 1 से, p स्टार्ट हो गया 2 से, d स्टार्ट हो गया 3 से, f स्टार्ट हो गया 4 से, तो g स्टार्ट होगा 5 से, मतलब 5G आएगा, 4G नहीं। तो म्यू कहेंगे कि ये 6D, ये 7p, ये तो होगा इसी ऑर्डर में, फिर आ जाएगा 8s, फिर आ जाएगा 5G, और फिर आ जाएगा अपने पास 6f, 7D और 8p। अब चेक कर सकते हो इसी के ऑर्डर में भर रहा हूं मैं। जब मैंने यहां पे 8 लिखा है तो फिर मैंने यहां पे हर जगह 8 लिखा है और उससे कम करते हुए ये फिल कर दिया। तो ऐसे अपन ये चीजें कर सकते हैं। तो इनकी बिटवीन 7s और 8p जो टोटल ऑर्बिटल्स हैं या सबशेल्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो 7 आएंगे सबशेल्स। फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद एटॉमिक नंबर 105 कैन हैव। तो हमने पहले के लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करवाना सिखा रखा है बच्चों, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है 105, जो डोबिनियर होता है उसका एटॉमिक नंबर है, डी ब्लॉक का है। और आपको पहले एक ट्रिक बताई थी कि क्रेजी क्यों होते हो नरेंद्र मोदी अगर पटाऊं राहुल गांधी, टेक केयर रूबी एंड राहुल। उस ट्रिक में ये डोबिनियर कहीं नहीं आता, इसका मतलब ये कोई एक्सेप्शन केस तो है नहीं, सीधे अपन करेंगे इसे। तो इससे पहले आने वाली इनर्ट गैस जिसका नाम है रेडोन 86 पे आ गई, ये 7th पीरियड का है, इसलिए 7s से स्टार्ट होगा, इससे कम 5f में और 6d में और 7p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। टोटल 86 हो गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, 88 हो गए, 14 यहां जाएंगे, 102 हो गए, बच गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे n+l 8 होना चाहिए, तो इसमें तो 7 + 0 7 हो रहा है इस वाले में। तो इस वाले में चेक करेंगे तो 5 + 3 8 हो रहा है, इस वाले में चेक करेंगे तो 6 + 2 ये भी 8 हो रहा है, मतलब यही टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने काम में आ जाएंगे, जो है 17। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने। Which of the following represent configuration of alkali metal? अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन। अब चेक कीजिए जरा कि बस सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है एल्कली मेटल का कोई क्वेश्चन। एल्कली मेटल आप सबको पता है, फर्स्ट ए को बोला जाता है, एस ब्लॉक में होती है, और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 बोला भी जाता है, हम इसे NS1 भी बोलते हैं। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि NP3 है। अब आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो N-1D में 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। आप लोगों को पता है हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन फिल करते आए हैं कि अगर देखिए जरा एक बार, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप यहीं से इसी से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इससे सोल्व करवा दिए अभी तक आपके कॉन्फ़िगरेशन वाले। अगर इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो गया दैट मींस एस ब्लॉक का है, इलेक्ट्रॉन यहां आके खत्म हुआ है मतलब वो एफ ब्लॉक का है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाके खत्म हुआ है मतलब वो डी ब्लॉक का है, इलेक्ट्रॉन यहां जाके खत्म हुआ है मतलब वो पी ब्लॉक का है। और अगर डी में एक, मतलब ये मानिए कि अगर डी तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है इसका मतलब वो डी ब्लॉक का हो चुका है, तो यहां भी तो डी में इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है मेरे भाई। तो ये तो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है। घर बैठ के चेक कीजिएगा किस एलिमेंट के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एटॉमिक नंबर वाले के लिए। समझ में आया क्वेश्चन? इसे अप्लाई करना, तो इसका आंसर बचेगा सिर्फ ये वाला। Which of the following transformation least energy is required? किसके अंदर लीस्ट एनर्जी चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पूछी गई एनर्जी है ये, और यहां पे सबके प्लस प्लस आ जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, लिस्ट एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी का।
अगर आप चेक करेंगे तो फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि नीचे आने पर साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। जब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है देन हम ये चेक करेंगे कि इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3p3 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3p4 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3p5 है। सबको ये बात पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ये वाला ऑर्डर रहता है यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, नहीं सॉरी, यहां पे जो 3p3 की आयनाइजेशन एनर्जी है वो 3p4 से ज्यादा रहती है। आयनाइजेशन एनर्जी है वो 3p4 से ज्यादा रहती है 3p4 वाले से 3p3 की, और 3p4 वाले से 3p5 की ज्यादा रहती है एनर्जी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सल्फर आगे आएगा, फिर फॉस्फोरस जाएगा, फिर क्लोरीन जाएगा। और इस बेसिस पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सल्फर चला जाएगा मेरे भाई। क्या चला जाएगा? इसका आंसर जो है वो सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन तो अपने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, एक पहले प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, हमने इसका आंसर बना लिया है, आप एक बार बैठ के चेक कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और इसका आंसर जरूर जिसने वीडियो देखा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। थैंक यू। नेक्स्ट है द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम 4। इसमें अपने को दे दिया है इसने, एक तो बोरोन दिया हुआ है, एक नाइट्रोजन है, एक फॉस्फोरस है और एक एल्यूमिनियम है बच्चों, है ना। और थर्ड पूछा है, कोई फर्स्ट सेकंड नहीं पूछा। थर्ड का मतलब मेरी बात समझिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुके हैं, मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन 2p1 हुआ करता था, 2s2 2p1, वो अब कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है वो 2s1 हो गया। तो फिर इसका इसी तरीके से 3s1 हो गया। नाइट्रोजन का 2p3 हुआ करता था वो 2p1 हो गया। फॉस्फोरस का 3p3 हुआ करता था वो 3p1 हो गया, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की बात जिसकी कर रहा है वो थर्ड है, दैट्स वाई। तो अब इसमें चेक करेंगे हम कि आप सबको पता है कि 3s1 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 3p1 की ही होती है, 2s1 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 2p1 की ही होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ करती है। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन की दिख रही है। देखिए एक बार चेक कर लीजिएगा, एल्यूमिनियम से ज्यादा फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस से ज्यादा नाइट्रोजन की, एल्यूमिनियम से ज्यादा बोरोन की, बोरोन से ज्यादा नाइट्रोजन की। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आप लोगों का जिसमें आपको इस रिएक्शन के लिए x से x प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 720 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 110 मिलीग्राम ऑफ x एटम इन गैसेज स्टेट इनटू x प्लस आयन। मतलब और कुछ भी नहीं है, इसने ये पर मोल में दे रखा है बेटा, इसने 110 ग्राम मिलीग्राम के लिए पूछ लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसके मोल निकाल लो। अच्छा ये ग्राम पर मोल में है यहाँ पे, तो इसका मोल निकलवाया अपन से। अपन को पता है कि 1 मोल के लिए उतनी है, तो जितना अपने को दे रखा है उसमें मोल कितने आएंगे वो निकाल लेते हैं अपन। तो 110 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम को कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, 7 का डिवाइड कर दिया, ये हो गया अपने पास मोल। जब 1 मोल के लिए 720 था तो इतने मोल के लिए कितना हो जाएगा भाई? 1 मोल के लिए 720 किलो जूल था ना, 720 किलो जूल था 1 मोल के लिए, तो इतने मोल के लिए कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है। तो चेक करो जरा कैलकुलेशन, 110 इंटू 10⁻³ इंटू 720 डिवाइड बाय 7। अब कैलकुलेशन आनी चाहिए आप लोगों को बस,
ये 10⁻³ है, तो इससे ये भी कैंसिल आउट और ये 0 भी कैंसिल आउट, और यहां लग गया एक पॉइंट और, ये हटा दो भलाई। तो इसका लगभग लगभग 10 पे ही जा रहा है आंसर, 10 से थोड़ा सा ज्यादा बोले तो, और इधर 11 है, मतलब 11 से जस्ट अबोव वाला आंसर मिलेगा। तो 11.3 वाला इसका आंसर है। कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा एक बार। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे चेक कीजिए, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा, बस डरावना है। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए भय पैदा करेगा जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज है, जो अभी तक कॉन्फिडेंटेड नहीं है कि रीनीट में सिलेक्शन हो जाएगा। वो बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर बहुत होता है, और ऐसे क्वेश्चन होते लड्डू क्वेश्चन है, या ये कहूंगे लप्पू से सचिन, है ना, लप्पू सा सचिन, वैसा ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। एक बार करके सोचे इसे। इसने पूछा है हमसे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एम पूछा है, कुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर वैल्यूज। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं यूं ना कह दूं कि m+1 गैसियस गिव्स टू m+2 गैसियस। ये इस प्रोसेस के लिए पूछा है। क्या ऊपर कहीं ऐसा प्रोसेस आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट कीजिए कौन से में है। ऐसा तो किसी में भी नहीं दिख रहा, ऊपर किसी में भी नहीं दिख रहा। तो इससे आप लोगों को एक केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वहां से इसे रिलेट करते हुए इसे इतना पहचानो कि ये मुझे इस साइड चाहिए, मतलब प्रोडक्ट की साइड चाहिए, और ये यहां प्रोडक्ट की साइड दिया हुआ है। मतलब फिफ्थ को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एज इट इज रखूंगा, फिफ्थ इक्वेशन को कुछ भी नहीं करना। अब मुझे चाहिए m+1, और m+1 मेरी इन रिएक्शंस में से सिर्फ यहां दिया हुआ है, लेकिन वो दिया हुआ है प्रोडक्ट में, मुझे चाहिए रिएक्टेंट की तरफ m+1। दैट मीन्स मुझे इस रिएक्शन को अपोजिट करना पड़ेगा, और अपोजिट करते ही इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो थर्ड जो रिएक्शन है उसके आगे माइनस लग गया। अब इन दोनों की रिएक्शंस को जोड़ के देखो एक बार, कि इस साइड आ गया m+1 और उस साइड चला गया m। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन को मैंने अपोजिट करके लिख दिया। इसको एज इट इज लिख देता हूं, क्योंकि इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। अब इसका सम कर लीजिए बच्चों, टोटल सम कर लीजिए अगर आपको आता हो तो। रिएक्शन को सम कैसे करते हैं? प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एक इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में बच जाएगा। तो बच गया पीछे क्या इस रिएक्शन में, वो गौर फरमा लीजिए, जरा देख लीजिए। और यही तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड होती है। मतलब इन दोनों रिएक्शन से ही आ जाएगा, मतलब आंसर जो है वो फोर्थ दिखेगा। ऐसे मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, डरावने से क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके देखिए। इसने बोला है कि मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन ऑफ ए, डाइवेलेंट ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ बी, ट्राइवेलेंट ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ सी, मतलब A+B+2 और C+3, इन तीनों के पास ही 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब मैं यूं ना कह दूं कि मेरे पास, मैं कह सकता था कि ये तो बेचारा हीलियम था, सॉरी हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में +1 लगा देंगे, हाइड्रोजन पे +1 लगा देंगे तो वो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हीलियम था और ये मेरा लिथियम था। तो मेरे पास मुझे A B C पता चल गए कौन कौन है। हाइड्रोजन है, हीलियम है और लिथियम है। इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं एक बार, 1s1 1s2 2s1, ये इनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया आप लोगों के लिए, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, आप इसे चेक कीजिए। इसने बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, हमें ये तो पता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज इंक्रीजेज, मतलब B1 से ज्यादा B2 रहेगा, C1 से ज्यादा C2, C2 से ज्यादा C3, ये तो हमें पता ही है। लेकिन बाकियों की चीज चेक करते हैं। आप देखिएगा जरा कि जब इसका, मतलब ये हमें आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दे रखी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड भी है, ये फिर फर्स्ट हो गई, ये तो दे रखा है अपने को, क्यों लिख रहे हैं अपन।
मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है इसकी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये इसकी फर्स्ट है, ये इसकी सेकंड है, ये इसकी थर्ड है, बस। तो चलिए चेक करते हैं। ये कह रहा है C3 ज्यादा होगा B2 से, तो B2 और C3 में रिलेशन देखोगे तो इनके कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट सेम मिल रहे हैं। देखिएगा जरा, B प्लस का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वही तो C+2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि अभी इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो अब चेक कर सकते हैं, C पे आप लगाइए +2 चार्ज, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास भी क्या बचेगा, इसके पास बच जाएगा C+2 जो है, +2 पूछा है ना इसने, हाँ C+2 जो है वो बचेगा अपने पास 1s1, और B+1 भी 1s1, तो ये तो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए थे, नहीं इक्वल नहीं, सॉरी, यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा होने जानी चाहिए थी, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में चार्ज इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज होती, और वही दे रखा है, ये तो दे ही रखा है कि C3 ज्यादा है B2 से। अब A1 से ज्यादा है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। A अगर होता सिर्फ A, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी तो 1s1 ही है A का, तो ये भी ज्यादा होता, सही बात दे रखी, मतलब ये तो करेक्ट है। अब चेक करो इसे B1, देखो B2 और कहीं आ रहा हो तो फिर ये भी करेक्ट हो सकता है, अपन को सिर्फ C3 और C2 को चेक करना है बस। तो C3 C2 को पहले चेक कर चुके हैं, C3 C2 तो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये भी अपने पास करेक्ट है। अब यहां से साफ साफ समझ में आ गया कि B2 C3 इनका रिलेशन पहले निकाल चुके हैं कि C3 ज्यादा होगा B2 से, तो डेफिनेटली आंसर इनकरेक्ट पूछा है, फोर्थ होगा। एक बार आंसर निकाल लिया ना, दोबारा बोल देता हूं, एक बार समझ में आ जाएगा कि इसने C3 बोला है, उस C3 वाली जो रिएक्शन है आप देखेंगे तो C+2 में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, C+2 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अपना, तो अब चेक कर लीजिए जरा, C+2 का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और B+1 का भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसीलिए जिसका चार्ज ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, मतलब C3 ज्यादा होगा किससे, B2 से, और इसमें यही उल्टा कर दिया, तो आंसर आ गया ये दे रखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ सेलेनियम से ज्यादा आर्सेनिक की है, इसका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब अपने पास आता है सेलेनियम और आर्सेनिक, आर्सेनिक का जनरली कॉन्फ़िगरेशन Np3 होता है और इसका Np4 बोल सकते हो, सीधा डायरेक्ट बोलूं तो मैं, हालांकि अपन लिख भी सकते हैं, ठीक है, यहां पे सीधा लिख सकते हैं अपन 4f4 और 4f4p3 और 4p4, लेकिन इसने बोला सेकंड, मतलब सेकंड इसका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4p1 और इसका हो जाएगा 4p2, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो तो ये आएगा, 4p1 से ज्यादा होती है 4p2 की, सेलेनियम की ज्यादा होती है, सही बोल रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। C+2 और N+1 मतलब कार्बन और नाइट्रोजन की फिर से बात कर रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p3, +2 चार्ज लगा रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 हो जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p1 हो जाएगा। आपको पता है 2s2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे, नाइट्रोजन से, या फिर ये 2p1 से, 2p1 से ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमसे बोला है फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2p4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p5 है। थर्ड पूछा है, मतलब 2p2 हो जाएगा और इसका 2p3 हो जाएगा, और 2p3 ही ज्यादा होता है। फिर बोल रखा है हेलोजन हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव पीरियड, अरे इतना आसान क्वेश्चन, ये तो होता ही नहीं है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक पीरियड में होती है इनर्ट गैसेस की, तो ये तो सीधा ही बोल सकते थे अपन, आंसर इसका फोर्थ आएगा, इसका तो फालतू में अपन ने पंगे लिए। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, कौन से प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो बड़ा आसान सा काम है, देखो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, दो नेगेटिव नेगेटिव आके एक दूसरे से भिड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वो टक्कर खाएंगे, वो अट्रैक्शन नहीं है, वहां रिपल्शन है।
ठीक है, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहां आप नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम किया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा रहा है, वहां से तो खुद खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ जाएगा, तो वो तो एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए ये एक जो एंडोथर्मिक एक ही प्रोसेस है, इसके अंदर एब्जॉर्ब करने वाला एनर्जी। अरे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते ही आपको डरने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। अब देखिएगा, ए का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो 18 प्लस 2 20 और 26, मतलब ए जो है अपने पास उसका एटॉमिक नंबर 26 आ चुका है, मतलब वो एफ ही है। अब जब आप यहां पे Z1 की, क्योंकि इसमें ए जो है वो Z1 बोला हुआ है, तो ए इसकी 26 वैल्यू पुट करेंगे तो Z2 जो है वो इस साइड आकर 24 हो जाएगा, मतलब जो बी है वो आपका 24 हो गया, मतलब क्रोमियम हो गया। फिर इस वाली वैल्यू में आप 24 और 26 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको फिर ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 2 जो है वो 27 हो जाएगा, मतलब सी जो है वो 27 है, या यूं बोलूं Z1 26 है, Z2 जो है वो 24 है, Z3 जो है वो 27 है, मतलब कोबाल्ट है। अब इनमें हमसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट इज आर, मतलब अगर एफ ही हुआ तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 3d6 4s2 होता है, जिसके अंदर अगर सिर्फ एफ ही रहा है ना, जिसे इसने ए बोला हुआ है, मैं ए लिख देता हूं, ए प्लस और ए प्लस 2 यहीं तक ही दे रखे हैं, ए प्लस 3 तक भी दे रखे हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 4 अनपेड रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहां पे 5 हो जाएंगे, ए होने के बाद वापस 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। और क्रोमियम की बात करूं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है, तो बी प्लस का, बी प्लस 2 का, इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनपेड, इसमें इलेक्ट्रॉन एक निकाल देंगे तो 5 बचेंगे, इसमें से एक और निकाल देंगे तो 4 बचेंगे अपने पास। देन उसके बाद कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d7 और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, C1 C2 और C3, मतलब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4 हो जाएंगे, एक और निकाल देंगे तो वापस 3 हो जाएंगे, फिर एक निकालेंगे 4 हो जाएंगे। अब आप चेक कर सकते हैं कौन किससे कैसे ज्यादा है, मतलब मेरे पास जो ऑर्डर आ रहा है, मेरे पास जो चीज निकल के आ रही है वो ये आ रही है बेटा, आप इसे यहां से चेक कर सकते हैं। तो बी वन में 5 हैं, A2 में 4 हैं, और C2 में 3 है, तो ये तो करेक्ट है, ये तो अपना करेक्ट हो गया। फिर A+3 में 5 अनपेड हैं, B+2 में 4 हैं और C में 3 है, ये भी करेक्ट हो गया। फिर B ग्रेटर देन A, मतलब B में 6 अनपेड हैं, वो भी सही है। C2 में कितने हैं? C2 में 3 है, ये भी सही है, मतलब इनकरेक्ट जो है वो ये है, तो ये भी अपना आंसर हो गया। ये देखिए बड़ा प्यारा सा है ना, बड़ा प्यारा सा, बस सिर्फ डराने के लिए, और ये डराते किसको हैं? सिर्फ जो डर गया। देखिए जरूर आप लोगों को भी डर लगता होगा, लेकिन हम सबको पता है कि डर के आगे जीत है ना। ये ऐसे क्वेश्चन देख के छोड़ने वाले नहीं होते, एक बार जरा गौर फरमाइए, ध्यान फरमाइए, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। इसने बोला है H4, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा, सीधा देख लो, H4 H5 के इक्वल है। अरे भाई एक ही रिएक्शन तो है, उसे फॉरवर्ड ले ले बैकवर्ड ले ले, एक ही बात तो है, तो आंसर तो सेम होगा, मतलब हीट रिलीज और एब्जॉर्ब तो सेम होती है। फिर बात कर रहा है कि H1 और H6 इक्वल हैं। देखिए जरा एक बार गौर फरमाओ तुम, H1 और H6 क्या हैं? इक्वल हैं, क्या दिख रहा है? ये फिर एक ही रिएक्शन तो है, चाहे फॉरवर्ड ले ले बैकवर्ड ले ले। मेरे ख्याल से इसके 50% ऑप्शन जो हैं वो तो इनकरेक्ट ऐसे ही कर दोगे तुम लोग, अगर आपको छोटी सी बात का नॉलेज भी है। और डरा इतना भयंकर रहा था, पता नहीं क्या क्या कुछ दे दिया होगा। फिर बात करते हैं H2 से ज्यादा H1 है, मतलब आपको ये भी पता है कि ऑलमोस्ट
या फिर ऑलवेज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेज, मतलब H1 से ज्यादा H2 होगी और H2 से ज्यादा H3 होगी। तो ये साफ साफ दिख रहा है आपको कि H1 से ज्यादा H2 होगी, ये भी करेक्ट है। और ये इनकरेक्ट है कि H2 से ज्यादा H3 होगी, तो इसका इनकरेक्ट पूछा है और वो आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन करते जाइए, घबराइए मत, डरिए मत, रीनीति तो है, क्या हो गया साहब। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आपको डर आएगा, यही नहीं समझ में आएगा आया कहां से क्वेश्चन। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी उनको ये भी नहीं पता चलेगा ये क्वेश्चन आया कहां से है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें जो दे रखा है मैं उस पर बात कर रहा हूं कि एक्स माइनस पहली रिएक्शन, फिर एक्स, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता जा रहा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता जा रहा हूं, और यहां से लेकर यहां तक की सारी जो एनर्जी इसने लगा दी, यहां से लेकर यहां तक की वो 900 किलो जूल एनर्जी लगा दी एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर यहां से एक, और 900 किलो जूल एनर्जी इसकी खर्च हो गई। अब बात करते हैं, इसने भी बोला है कि x से x+2 जाते वक्त, मतलब यहां से यहां तक की जो एनर्जी है वो 650 किलो जूल है। अरे मेरे भाई इतना इजी क्वेश्चन नीट में थोड़ी ना पूछेगा वो, क्या लगता है, देखने से डर लगता है बस, सिर्फ इनसे पूछेगा। आप सोचो, उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब यहां से इस रिएक्शन के लिए पूछा है। तो इस रिएक्शन के लिए देखो, अगर यहां टोटल 900 है तो यहां पे 650 काम आ रही है, तो 250 जो वर्क डन है या 250 जो किलो जूल एनर्जी है वो यहां भी तो काम आ रही होगी। और ये पूछा है इसने कि डेल्टा एच ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन एक आ रहा है, और आपको पता है कि इस रिएक्शन में अगर ये एंडोथर्मिक है तो इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होगी। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो एनर्जी जनरली क्या होती है, रिमूव होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और 250 हो जाएगा माइनस का। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, तो इसी के साथ हमारे पीरियोडिक टेबल के जो टेस्ट सीरीज थी, या फिर ये बोलूं कि 2 टेस्ट थे, वो कंप्लीट होते हैं। हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस के आसपास पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस किए हैं और होल पूरी पीरियोडिक टेबल को कवर करने की कोशिश करी है। तो अब सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को जरूर बनाएं, रीनीड से पहले पहले बनाएं, कहीं ये हो कि समय निकल गया बाद में बना रहे हो। तो इन क्वेश्चंस को पहले पहले रीनीड से पहले इनको सोल्व कीजिए, खुद अपने हाथों से कीजिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट कल जो है वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, हर एक टॉपिक को 2-2 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, और रीनीड से पहले इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ऑलमोस्ट नीट के 15 to 16 क्वेश्चन, 15 to 16 क्वेश्चन जो हैं वो इसी मैटर से आने वाले हैं बच्चों। तो चलिए, आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए और डेली एनालिसिस करते रहिए। थैंक यू।